यह सिडनी शूटआउट की कहानी है, जो एक राजनीतिक विवाद के बाद तनाव में शुरू हुई और एक पवित्र यहूदी त्योहार के पहले दिन भयावहता में बदल गई। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। साथियों, कहानी की शुरुआत इसी साल अगस्त में होती है, जब ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का अप्रत्याशित ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया था। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 17 अगस्त को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख करके अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने यह चिंता जताई थी कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया के रुख से देश में रह रहे यहूदी समुदाय को लोगों पर खतरा बढ़ सकता है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया में यहूदी लोग रह रहे हैं उन पर खतरा बढ़ सकता है और उन पर हमले हो सकते हैं। हालांकि उस वक्त यह तनाव मुख्यतः एक राजनीतिक मुद्दा लग रहा था, लेकिन अगस्त में यह राजनीतिक विवाद होने के 4 महीने बाद 14 दिसंबर को एक बहुत ही घिनौना कृत्य मैं कह सकता हूं सामने आया। यहूदी समुदाय के एक फेस्टिवल ऑफ लाइट यानी रोशनी का त्योहार नामक 8 दिन 8 रातों का यह उत्सव है, जो कि 8 दिन तक चलता है। दुनिया भर के यहूदी इस त्योहार को अत्यंत श्रद्धा और पाबंदी के साथ मनाते हैं, जिसमें हर दिन शाम को एक नया दीप जलाया जाता है। जैसे आप लोग दीपावली मनाते हैं भारत में, बिल्कुल उसी तरह से ये एक पवित्र त्योहार है यहूदियों का जो मनाया जाता है दुनिया भर में। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में करीब 1,15,000 से 1,20,000 यहूदी रहते हैं, जिनमें से केवल अगर सिडनी की बात करूं, जहां पर ये जो है एक तरीके से कृत्य हुआ है, वहां 25,000 की आबादी है यहूदियों की। 14 दिसंबर की शाम के समय की ये बात है, जहां सिडनी के यहूदी जो है इस त्योहार को मनाने के लिए विशेष स्थान पर जमा हुए थे। उस स्थान का नाम है आर्चर पार्क, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत एक बाउंडी बीच है, उसके पास में स्थित है। शाम होते ही पार्क में संगीत बज रहा था और बच्चे, औरत, बूढ़े, जवान सभी लोग खुशी-खुशी इस फेस्टिवल को मना रहे थे। फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसी फेस्टिवल को मनाने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे। जैसे ही घड़ी में करीब 6:47 का समय होता है, सभी लोग संगीत की धुन में मस्ती में डूबे हुए थे। अचानक तेजी से सभी को पटाखों की आवाज सुनाई देने लगती है। तेज-तेज पटाखे। शुरुआती लगा कि हो सकता है कि भाई त्योहार है तो कुछ लोग पटाखे जला रहे हों, चला रहे हों। लेकिन जल्द ही पटाखों की आवाजें बहुत तेज हो गईं, जिसके बाद भयानक सत्य सामने आया। भीड़ में से कुछ लोग जमीन पर गिरने लगे और जैसे ही लोग जमीन पर गिरने लगे, उनके शरीर से खून बहने लगा, तो लोगों को एहसास हुआ कि ये पटाखे नहीं है, ये तो गोलियों की आवाजें हैं। उस पार्क में भगदड़ मच गई, अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां मौका मिला, वहां भागने लगे, आड़ लेने लगे, छिपने लगे, कोशिश करने लगे अपने आप को बचाने की। भीड़ में से कुछ लोगों ने देखा कि 2 लोग एक फुटब्रिज पर खड़े हैं, जिस पर अक्सर आने-जाने वाले लोग चलते हैं, जो कि बीच पर जाते हैं, वो लोग आकर के वहां पे खड़े होते हैं, आते-जाते हैं, उस पे खड़े हुए हैं और वो दोनों लोग हाथ में बंदूक लेकर के गोलियां चला रहे हैं। अब साफ हो गया कि गोलियां इन दोनों लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं। फुट ब्रिज की ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा थी, जिस कारण से शूटर जो है उस भीड़ पर निशाना लगाने में एकदम आसानी से निशाना लगा पा रहे थे। यहां पुलिस जो बॉन्डी बीच पर हमेशा मौजूद रहती है, जो कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस है, जल्दी यह समझने लगी कि गोलियां कहां से आ रही हैं, क्योंकि ये सभी लोग वहां सिक्योरिटी में पुलिस हमेशा रहती है और ये क्योंकि त्योहार वहां मनाया जा रहा था, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि पुलिस वहां पर पहले से भी थी। लेकिन किसी को भी ऐसा एहसास नहीं था कि अचानक से गोलीबारी ऐसे हो सकती है। अब वो पुलिस जो कि वहां न्यू साउथ वेल्स की पुलिस है, वो इन दोनों शूटरों को देखती है, तो इन सभी को घेरने की कोशिश करती है दोनों को। इसी अराजकता के बीच एक व्यक्ति, जो कि एक आम नागरिक था ऑस्ट्रेलिया का, जिसका नाम अहमद अल था, ये कोशिश करता है और छिपते छुपाते उस शूटर के पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि कारों को सहारा बनाते हुए, कारों के पीछे छिपते हुए इस शूटर को पकड़ूं और जो गोली चला रहा है इसको मारने की कोशिश करूं, और उसकी कोशिश पूर्ण भी होती है। जैसे ही वो कार के पीछे से आता है, एक शूटर को जो है पीछे से पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसकी बंदूक छीनता है, बंदूक छीन करके उसी के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन इस पूरे काम को, या जो पूरी कार्यवाही है, इस कार्यवाही को दूसरा शूटर देख रहा था।
दूसरा शूटर भीड़ की तरफ से बंदूक के जो है साइड को हटाता है और उस व्यक्ति की तरफ कर देता है, और 2 गोली उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो है प्रवेश कर जाती है, एक उसके कंधे पर और दूसरी उसके गर्दन पर, जिससे, जो कि मैंने नाम बताया, एक बहादुर व्यक्ति जिसका नाम अहमद अल था, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस बीच ये खबर पुलिस मुख्यालय तक भी पहुंच गई थी, तो पुलिस वहां से भी तेजी से यहां आने की कोशिश कर रही थी। घटनास्थल पर तेजी से पहुंचती है पुलिस। पुलिस के साथ भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि एक तरीके से गन वगैरह लेकर के थे। अब इन सभी शूटरों को जो है मारने की कोशिश करते, जो दोनों शूटर थे। इनमें से एक शूटर तो घायल हो गया था, जो कि अहमद ने गोली मारी थी तो उसके पैर में गोली लगी थी, तो वो घायल था। लेकिन दूसरा शूटर जो है वो गोलियां चला रहा था। फिर पुलिस ने दोनों तरफ से घेराबंदी करते हुए दूसरे भी शूटर को पकड़ लिया। आखिरकार उस व्यक्ति को जो है गोली मार दी पुलिस ने। पुलिस ने दोनों शूटरों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जो गोली चला रहे थे। उन पर उनमें से एक व्यक्ति तुरंत मर चुका था, यानी कि जो शूटर था उनमें से एक शूटर तुरंत ही मर गया था। लेकिन दूसरा, जो कि गंभीर रूप से घायल था, क्रिटिकल उसकी हालत है, उसको उठाया और उसके अस्पताल लेकर के गए और इस अस्पताल में उसको इलाज करवाया जा रहा है। लेकिन उसकी भी हालत काफ़ी गंभीर है। इसके बाद पुलिस ने जब वहाँ जाँच पड़ताल की तो एक गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई थी, कार। कार के अंदर से एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिस पर नाम लिखा हुआ था नवेद अकरम। यानी कि जो शूटर थे 2, उन शूटरों में से एक शूटर का नाम था नवेद अकरम, जिसकी उम्र 24 साल थी। पुलिस ने नवेद अकरम के घर का पता लगाया, जहाँ उसकी माँ वेरेना उसको मिलती है, पुलिस को मिलती है, जो वेरेना थी वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थी। उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद पता लगता है कि जो साजिद अकरम है, अ, उसको नवेद का बाप बताया गया। यानी कि 2 जो शूटर थे, एक की उम्र करीब 25 साल थी, जो कि नवेद नाम का शूटर था, और दूसरा व्यक्ति था साजिद अकरम, जिसकी जो एज है वो 50 से 52 साल थी। ये नवेद का पिता है, साजिद अकरम। तो ये पिता और पुत्र दोनों थे जो यहाँ पर शूटर यानी गोली चला रहे थे। तो यहाँ पर साजिद अकरम पुलिस की गोली से मारा गया, जबकि बेटा नवेद अकरम अहमद अल पुलिस की गोली से घायल हो गया गंभीर रूप से। अब सभी जितने भी लोग वहां पे घायल हुए थे, उन घायल लोगों को भी अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर कुछ लोगों की मौत हो गई ऑन स्पॉट, लेकिन कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें करीब 16 बेकसूर लोगों की जान तो तुरंत ही चली गई फेस्टिवल ऑफ लाइट मनाते समय, लेकिन कुछ लोग, कभी करीब 35 लोग या उससे भी ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के द्वारा बताया गया कि इस पूरे घटनाक्रम में करीब 50 से भी अधिक राउंड जो है गोलियां चलाई गई थी। इसके बाद साजिद अकरम के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देता हूं, जो कि नवीद का पिता था, शूटर नंबर 2, जो तुरंत ही मर गया था। साजिद अकरम 1998 में पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। वह मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला था। उसने एक कॉलेज में एडमिशन लिया। जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उसी में एक वेरेना नाम की लड़की पढ़ा करती थी। ये वेरेना से प्यार मोहब्बत जताता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और वेरेना भी इससे शादी कर लेती है। 2001 में नवीद जो है, अकरम, जो कि मैंने बताया एक व्यक्ति, इसका बेटा था 24-25 साल का, उसका जन्म होता है 2001 में, जो कि पैदाइशी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है तो डेफिनेटली वो पैदाइशी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक होगा। ये दोनों बाप बेटे मिलकर के ये सिडनी के अंदर ही फलों का कारोबार किया करते थे। जब पुलिस ने वेरेना से पूछताछ की तो हैरान थी। हैरान क्यों थी? क्योंकि उसने बताया कि 14 दिसंबर को शाम को साजिद ने कहा था कि वह नवेद के साथ मछली पकड़ने के लिए जा रहा है, जैसा कि वो अक्सर रविवार को करते थे। उसकी पत्नी को या नवेद की माँ को ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये ऐसा जो है कृत्य कर सकते हैं। इसके बाद यह भी पता चला कि साजिद अकरम के पास कुल 6 लाइसेंसी बंदूकें थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बंदूक लाइसेंस जो है उसको कानूनी तौर पर जो है बेहद बेहद सख्त माना है। खासकर अगर मैं बात करूं 29 साल पहले की, पर्थ में एक घटना हुई थी जिसमें 35 लोग मारे गए थे। उसमें भी अनियंत्रित तरीके से एक व्यक्ति ने गोलीबारी शुरू कर दी थी जिसमें 35 लोग मारे गए थे, जिसके बाद एक कानून सख्त रूप से वहां पर लागू कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति वहां पर बंदूक या हथियार नहीं रख सकता है, और रखेगा तो उसे बहुत ही मुश्किल से जो है लाइसेंस मिलता था। लेकिन इसके पास तो कई हथियार जो है बरामद किए गए। कार की तलाशी हुई, तो जब कार की तलाशी हो रही थी तो एक तो मैंने बताया लाइसेंस मिला था नवीद का, लेकिन लाइसेंस के साथ साथ
आईएस का झंडा भी वहां से मिला था उस कार से। आईएस क्या है? इस्लामिक स्टेट, जो कि आप लोग जानते हैं एक आतंकवादी संगठन है एक तरीके, उसका झंडा बरामद हुआ। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन पिता पुत्र का संबंध इस्लामिक स्टेट से था। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस सामूहिक हत्या के बाद ऑस्ट्रेलिया की यहूदियों को लेकर के बनाई गई नीतियों को गलत ठहराया है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ने 2019 में नवेद अकरम की जांच की थी, लेकिन उसे क्लीन चिट दे दी गई थी। यानी कि जो नवेद अकरम है, मैंने बताया, जो कि अभी जिंदा पकड़ा गया है, एक शूटर, उसकी पहले भी जांच बैठ चुकी है। इस पर पहले भी शक था 2019 में कि ये आतंकवादी संगठन से मिला हुआ है, लेकिन उस समय इसको क्लीन चिट मिल गई थी। पुलिस का मानना यह है कि हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक प्री प्लान घटना है, प्री प्लान घटना है। इसके लिए लंबी तैयारी की गई थी। उन्हें संभवतः पता था कि 14 दिसंबर को यहूदी रोशनी के त्योहार का पहला दिन है, जब सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। हमलावर इस बात से भी वाकिफ थे कि यहूदी समुदाय पहले भी इसी बॉन्डी बीच पर अपना त्योहार जो है मना चुका है। यानी हर साल त्योहार मनाते हैं यहाँ पर। और जब कोई भी व्यक्ति हर साल या कोई कुछ भी लोग या कुछ लोग लगातार कोई त्योहार एक ही जगह पर मनाते हैं, तो सबको पता रहता है कि भाई अब वो तारीख आने वाली है, फिर से यहाँ पर त्योहार मनाया जाएगा। इसी त्योहार का फायदा इन शूटरों ने उठाया। जिस समय ये गोलीबारी हो रही थी, तो इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर हैं और कप्तान भी रह चुके हैं, माइकल वॉन, इस वॉन्डी बीच पर मौजूद थे। उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी और जान बचाने के लिए एक पास के रेस्टोरेंट में छुप गए। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसे बहुत डरावना अनुभव बताया और आतंकवादियों का सामना करने वाले आपातकालीन कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। पुलिस अब पूरे मामले को गहराई से जांच कर रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन बाप बेटे के पीछे कोई और गिरोह या कोई गैंग मौजूद है। अभी इस व्यक्ति की हालत, जो कि नवेद मैंने बताया है, इसकी हालत काफी गंभीर है। अगर ये बच जाता है तो सारी बातें बता देगा, अगर नहीं बचता है तो जो खुफिया एजेंसी हैं उनके माध्यम से सारी जानकारी साझा की जाएगी। ये पूरी कहानी थी, मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। जय हिंद।